बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज़, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, डज डायरेक्शन ऑफ विंड मैटर व्हेन यू फ्लाई अ काइट। कि आपका प्रीवियस नॉलेज चेक किया जा रहा है कि क्या जब आप काइट उड़ा रहे होते हैं तो जो विंड की डायरेक्शन है वो मैटर करती है। जो स्टूडेंट्स काइट्स उड़ाते हैं उनको ये मालूम होगा कि अगर जिस डायरेक्शन में वो काइट उड़ा रहे हैं विंड भी उसी डायरेक्शन में होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड वो काइट नहीं उड़ा सकते। तो इसका मतलब है कि काइट उड़ाते वक्त डायरेक्शन मैटर करती है। यू नीड टू नो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कीप योर काइट फ्लाइंग। क्या आपको यह मालूम होना चाहिए कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ है, अदरवाइज वो आपके लिए मुश्किल होगा काइट को उड़ाना, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड अगर आप काइट उड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे नहीं उड़ेगा। सम फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड कम्प्लीटली। अब ये काइट की एग्जांपल किस लिए दी गई, ये बताने के लिए कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, किसी को समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। Therefore, these directional properties can be used to categorize physical quantities as scalars and vectors. तो ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि कुछ क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और कुछ में ज़रूरत नहीं होती, इसी बेस पे स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिवाइड किया गया है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। Physical quantities which can be completely described only by its numerical magnitude or size with proper unit are termed as scalar quantities or simply scalars। कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको completely describe किया जाए simply numbers की मदद से with proper unit, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं या simply scalars का नाम देते हैं। मैं इन जनरल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दूं तो द नंबर ऑफ चेयर्स इन योर क्लासरूम, तो आप चेयर्स काउंट करके जस्ट एक नंबर बताएंगे कि इतनी चेयर्स क्लासरूम में मौजूद हैं, तो वो आपके पास क्या है, स्केलर्स है। ठीक है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल्स में डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस क्या है, आपका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप बता देंगे कि इतने किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है, तो स्पीड को भी मेजर करते वक्त या इसको एक्सप्लेन करते वक्त डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। टाइम आप अपनी घड़ी से देखकर टाइम बताते हैं, तो टाइम बताते वक्त भी आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप इतना बता देते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए हैं। उसके बाद इसी तरह मैस है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, ये तमाम जो हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक मैन है, आदमी है जो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर का, लेकिन उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई, सिर्फ उसका ये मैग्नीट्यूड गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम मेजर करते वक्त हम सिंपली ये कहते हैं लेट्स सपोज 30 सेकेंड्स, तो 30 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेकंड इसका यूनिट है, तो इस केस में भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजबरा। यानी कि सिंपली आप जिस तरह मैथ्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज़ को भी इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, if we took 5 seconds to reach the door of the classroom and another 20 seconds to reach the gate of the school, the total time we took is 5 seconds plus 20 seconds, 25 seconds। कहने का मतलब क्या है कि एक एग्जांपल दी है कि टाइम को कैसे ऐड किया है उसने, कि अगर आपने स्कूल डोर रीच द डोर ऑफ द क्लासरूम, फॉर एग्जांपल वी टुक 5 seconds to reach the door of the classroom
एंड अनदर 20 सेकेंड टू रीच द गेट ऑफ द स्कूल, यानी कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, छुट्टी हुई है और आप क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, 5 सेकेंड आपको क्लासरूम के डोर तक पहुंचने में लगे और स्कूल उस क्लासरूम के गेट से लेकर स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँचने में 20 सेकेंड लगे, तो टोटल आपको 25 सेकेंड लगे हैं अपनी जो क्लासरूम में जहाँ पर आप बैठे थे वहाँ से स्कूल के मेन गेट तक पहुँचने में। तो यहाँ पर जस्ट ये बताया गया है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली जिस तरह हम बाकी मैथमेटिक्स में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं उसी तरह ऐड किया जा सकता है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं या वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ प्रॉपर यूनिट और सबसे मेन चीज़ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर नॉट ओनली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड with proper unit but also the direction are termed as vector quantities or simply vectors। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते वक्त हमें न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट एंड मेन चीज़ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसा कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इनके लिए हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है? ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से बताता हूँ कि आपको कैसे समझ आएगा कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स सपोज आप अपना जो हाथ है वो दीवार के ऊपर मारते हैं, तो जब आप हाथ दीवार के ऊपर मारेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हाथ से दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं। अब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, ऐसा ही है। इसी तरह अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल कर जाते हैं और विद डायरेक्शन, यानी कि आप बताते हैं कि मैं इस तरफ से उस तरफ गया हूं और इतने किलोमीटर मूव किया है या इतने मीटर मूव किया है, तो जब आप साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे तो वह हमारे पास क्या आ जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। When we refer to a vector quantity, we not only mention its numerical magnitude and unit, but also its direction। ये वही बात की गई है कि आपको numerical magnitude और unit के साथ साथ direction की भी ज़रूरत होती है। To fully describe a vector, its direction must be specified। कि vector को fully describe करने के लिए उसकी direction भी must ज़रूरी होती है। Since vector quantities are associated with direction, वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। देट कैन नॉट बी एडेड, उनको ऐड नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता या मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता यूजिंग द यूजुअल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। यानी कि स्केलर्स को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्शन होती है, इस वजह से हम इसको सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। They follow their own set of rules known as vector algebra। कि ये किस तरीके से ऐड किए जाते हैं? वेक्टर अलजेब्रा की मदद से ऐड किए जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को वेक्टर अलजेब्रा की मदद से ऐड किया जाता है। अब इसमें पॉइंट टू पॉन्डर है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। जो आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं उसके बारे में। Coordinate system is used to locate the position of any point, and that point can be plotted as an ordered pair x y known as coordinates। कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, और वो पॉइंट जो है उसको प्लॉट करते हैं एक्स वाई के पेयर के तौर पर। हॉरिजेंटल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस वाली लगाई है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल नंबर लाइन जो हम लगाते हैं इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन एंड इट इज़ डिनोटेड एज ओ। इन दोनों लाइंस जो आपस में जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं इसको ओरिजिन का नाम देते हैं, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। द रेफरेंस फ्रेम इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब। जो रेफरेंस पॉइंट है फ्रेम का उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और जहाँ से पोजीशंस जो हैं ऑब्जेक्ट की डिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे आपको डायग्राम में ये पॉइंट 1 3 नज़र आ रहा है। 1 3 से मुराद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स मूव हुआ है। ये -4 2 है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -4 मूव हुआ है,
और y एक्सिस के अलोंग 2 मूव हुआ है। जो पहले वैल्यू होती है वो x एक्सिस की होती है और दूसरी y एक्सिस की होती है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना और एक ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। अब सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर यूज़ करते हैं। लेटर कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ये गिवन है, कैपिटल F, इसके ऊपर एरो हेड डाल देंगे, एरो ऊपर लगा होगा तो उसका मतलब ये है कि वो वेक्टर है। F ए के ऊपर वेक्टर, बी के ऊपर वेक्टर, या हम बोल्ड करके लिख देते हैं लेटर को। बोल्ड करने से मुराद गाढ़ा करके लिख देते हैं। अटैलिक लिख देते हैं, अटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा, लेटर के नीचे एरो हेड डाल देते हैं। तो ये सब तरीके किस चीज़ के हैं, वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के, कि सिंबल्स की मदद से वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे मुराद क्या है कि अगर किसी जगह पर सिंपल एफ लिखा हुआ है और ऊपर एरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। लाइक एफ इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, या एफ की बजाय डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है ना, तो डी सिंपली लिखा हुआ है और डी इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो वो आप ऊपर एरो हेड नहीं है तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस है। और अगर डी इक्वल टू 4 किलोमीटर और डी के ऊपर एरो हेड मौजूद है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो हेड डाला जाता है। दूसरा जो हमारे पास है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से विद एन एरो हेड ऑन इट। जो स्ट्रेट लाइन है वो लेंथ बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है उस डिस्टेंस, उस डिस्प्लेसमेंट की, और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जो लाइन है वो मैग्नीट्यूड बताएगी, लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन बताएगा। और इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज़ किया जाता है। ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज़ करते हैं, जो हम पहले इससे पीछे वाले पेज में डिस्क्राइब कर चुके हैं। एरोप्लेन रूट फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची इज शोन एज अ वेक्टर फिगर। इस्लामाबाद से कराची की तरफ जो एरोप्लेन फ्लाई किया है तो उसका जो रूट है वो एक एरो हेड की मदद से ड्रॉ किया गया है। इस्लामाबाद से कराची तक जो लाइन लगाई गई है ये आपको इसका डिस्टेंस देगी, और जो एरो हेड है वो इसकी डायरेक्शन दे रहा है। अगर एरो हेड इस तरफ है तो इसका मतलब है इस्लामाबाद से कराची की तरफ मूव किया है, और अगर एरो हेड उस तरफ होता तो मतलब होता कि कराची से इस्लामाबाद की तरफ मूव किया है। अब नॉर्मली तो हमारे पास इस्लामाबाद टू कराची या कराची टू इस्लामाबाद, लेकिन हम ओवरऑल इसको प्रोफेशनल तरीके से देखें तो हमारे पास डायरेक्शन को शो करने के लिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये जो इस्लामाबाद से उसने मूव किया है तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ की तरफ मूव हुआ है ये। नेक्स्ट क्या है कि स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। चूज़ एंड ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया जाता है जैसे ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं वो ये पॉइंट है जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, उसको ओरिजिन कहते हैं, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल से मुराद ये होता है कि जैसे आपके पास अगर 5 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट, तो 5 किलोमीटर जो है वो आप पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 किलोमीटर तो बहुत बड़ी लेंथ है, उसके लिए तो कई पेजेस चाहिए ड्रॉ करने के लिए। तो उसको एक पेज के ऊपर लाने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि अगर 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 20 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 5 4s are 20, तो 1 4s are 4। ठीक है, 5 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर की इक्वल है तो 20 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। और 20 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने इस एग्जांपल में हम 20 किलोमीटर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करने लगे हैं।
तो ड्रा अ लाइन इन ए फिक्स डायरेक्शन, कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। क्या हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर आया ना 20 किलोमीटर, तो इधर ओरिजिन से हमने 20 किलोमीटर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलीकॉप्टर एज इट मूव्स टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट इज शोन इन फिगर। साउथ ऑफ ईस्ट जो है वो 60 डिग्री है हमारे पास। साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट जो है वो वेस्ट के साथ 60 डिग्री के एंगल पे 20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस मूव किया है। तो 20 को हमने 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये लाइन ड्रॉ कर दी है 60 डिग्री के एंगल, वेस्ट के साथ 60 डिग्री के एंगल पे। और जब ये लाइन ड्रॉ कर लें तो लाइन के जिस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया उस डायरेक्शन में एरो हेड लगा लें। Since displacement, force, weight, velocity, acceleration, momentum, electric field strength and gravitational field strength are vector quantities are vectors। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं ये सब क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, या इनको सिंपली वेक्टर्स कहते हैं। दे विल रिक्वायर टू फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। This means that when we combine two vectors, the resulting value must also result as a vector। कि जब हम कंबाइन करेंगे दो वेक्टर्स को तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के स्टेप्स देखे। अब हमारे पास है एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। ये वाला जो टॉपिक है वेक्टर्स एडिशन का, इसको हम देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स टू इनटू ए सिंगल वेक्टर कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर टू डिटरमाइन देयर कम्युलेटेड इफेक्ट इज डिटरमाइंड एज वेक्टर एडिशन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर हासिल कर लें उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करें और उनको ऐड करने के नतीजे में एक सिंगल वेक्टर आ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। और वो जो वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट होगा। लाइक एक फुटबॉल आप अगर बिल्कुल रूफ के सेंटर, छत के सेंटर में एक डोर बांध के उस फुटबॉल को वहाँ पे हैंग कर देते हैं और 3 स्टूडेंट डिफरेंट डायरेक्शन से उसको एक स्टोन से हिट करते हैं। स्टोन से हिट करने के बाद 3 डिफरेंट स्टोन्स थे, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो फोर्स लगाई डेफिनेटली वो डिफरेंट फोर्स होगी। तो फुटबॉल उन स्टोन्स की वजह से जिस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा वो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स होगी, यानी कि कंबाइन इफेक्ट होगा। जिस डायरेक्शन में फुटबॉल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उन तीनों फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट होगा। In vector algebra, the resultant vector cannot be simplified obtained by adding vector rules, adding vector values। कि वेक्टर अलजेब्रा में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो सिंपली हम वेक्टर्स को ऐड करके हासिल नहीं कर सकते। वेक्टर्स एंड मे बी एडेड ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग देम टू कॉमन स्केल एंड प्लेसिंग देम हेड टू टेल। कि हम उनको ऐड करते हैं ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके हेड टू टेल रूल की मदद से। हेड टू टेल रूल क्या है? कि जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विल गिव अनदर वेक्टर विच विल बी इट्स रिजल्टेंट वेक्टर। कि आपके पास जितने भी वेक्टर हैं हर नेक्स्ट वेक्टर की टेल उससे पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते जाएं तो एट द एंड जो आपके पास वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करके जो एरो है वो लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉ कर देंगे तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते भी हैं कि ये आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी। इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो आपने वेक्टर ए एज इट इज़ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन ड्रॉ किया, वेक्टर बी एज इट इज़ विद मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया। क्या किया कि इस वेक्टर
का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया, डायरेक्शन वही रखी। थर्ड वेक्टर सी जो है उसकी टेल सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके डायरेक्शन वही रखी। तो उसके बाद क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये इन तीनों वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट है। इस पैराग्राफ में यही चीज डिफाइन की गई है। अब इसके बाद रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स भी डायग्राम की मदद से दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, ये इस पैराग्राफ में यही चीज डिफाइन की गई है। ऊपर वाला जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर बी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वेक्टर बी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो जो वेक्टर बी है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन की और फिर क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर बी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके एरो हेड बी की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर कहलाएगा और ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट टू पॉन्डर है कि डज वेक्टर एडिशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। क्या वेक्टर एडिशन ऑर्डर पे डिपेंड करती है? विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ वी ऐड वेक्टर्स ए विद बी और वेक्टर ए विद वेक्टर बी? तो आप उसने ये कहा है कि वेक्टर एडर अगर चेंज कर दिया है, ए में आपको ए में बी ऐड किया है तो ये डायरेक्शन आई है, अगर बी में ए ऐड करेंगे तो क्या डायरेक्शन आएगी? यानी कि वेक्टर बी हमने ये ड्रॉ किया पहले और वेक्टर ए हमने क्या किया कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, तो आप जब वहाँ से रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो जाएगा। पहले रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ और थी, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी। तो ऑर्डर चेंज करने से जो एडिशन है वेक्टर्स की वो इफेक्ट करती है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।